हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ अनीशा एंड मैं आज आ गई हूँ एक नया लेक्चर लेकर। एंड आज हम पढ़ेंगे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी इज ऑल्सो नोन एज इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी और IR स्पेक्ट्रोस्कोपी because the energy gap between two vibrational level is proportional to the is equivalent to the IR energy. So vibrational spectroscopy इसीलिए वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में आयर एनर्जी यूज होता है। एंड ये वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमको किसके बारे में पता चलता है ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में पता चलता है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में। एवरी मॉलिक्यूल डज नॉट शो द वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, only those molecule whose dipole moment changes when interacting with the IR radiation, those are only vibrationally active molecule. Okay, so माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी और रोटेशनल में क्या था कि ना जो मॉलिक्यूल का एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट रहेगा, so those molecules are only rotational or microwave active molecule. But in case of the vibrational spectroscopy, if that molecule doesn't have any permanent dipole moment, but if dipole moment changes in time of the interaction with the IR radiation, then this molecule is the vibrational active molecule. If it has dipole moment, then also it is vibrationally active. But if it don't have any permanent dipole moment, but the dipole moment changes in time of the interaction with the IR radiation, then it is known as the this molecule is the vibrationally active molecule. So the vibrational mode of a molecule is equal to 3n minus 5 for linear or 3n minus 6 for non-linear. Okay, that I have shown these calculations in my last lecture. Okay, so the example for vibrational active molecule is the carbon dioxide. So it is a very important molecule for vibrational spectroscopy to understand how it is vibrationally active. That the carbon dioxide doesn't contain any permanent dipole moment. Is permanent dipole moment is equal to 0. Is permanent dipole moment is equal to 0. बट इसका कितना नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड कितना होगा कि लीनियर के लिए 3n minus 4, here n is the number of atom. So here number of atom n is equal to 3. So the vibrational mode कितना रहेगा इसका ना 3 into 3 minus 5 which is equal to 4. 4 वाइब्रेशनल मोड रहेगा। तो वो 4 कैसे वाइब्रेट कर सकते हैं ये मॉलिक्यूल ना, एक हो सकता है सिमेट्रिक स्ट्रेच। तो सिमेट्रिक स्ट्रेच में क्या होगा ना, ये मान लो कि ऐसा था, ये मान लो ऐसा था, तो ये दोनों साइड ही ऐसा स्ट्रेच हो गया है। सो इसका बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो गया है ड्यू टू वाइब्रेशन। सो दिस इज नोन एज द सिमेट्रिक स्ट्रेच। दिस इज वन मोड। अनदर मोड क्या हो सकता है कि एसिमेट्रिक स्ट्रेच में क्या होगा ना, मान लो कि ऐसा इक्वल बॉन्ड लेंथ था इसका, इसलिए म्यू इज इक्वल टू 0 था, बट कभी इसका ज़्यादा हो गया और इसका कम हो गया। ओके, तो इन दैट केस दैट इट विल लुक लाइक दिस। एंड फॉर दैट फॉर दिस एसिमेट्रिक mode, this mu that is the dipole moment value is not is equal to 0. So ये कब होगा, ये होगा जब वो IR के साथ इंटरेक्ट करेगा, तब क्या है ना, इसका एसिमेट्रिक स्ट्रेच जो मोड है तो वो IR एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि इसका एसिमेट्रिक वाइब्रेशनल मोड में परमानेंट डाइपोल मोमेंट तो 0 है, बट इसका जो इंड्यूस डाइपोल मोमेंट क्रिएट होगा कि ये एसिमेट्रिक स्ट्रेच में जो डाइपोल मोमेंट क्रिएट होगा, सो दिस इज नॉट इज इक्वल टू 0. सो दैट्स व्हाई दिस मॉलिक्यूल इज IR एक्टिव। और क्या हो सकता है ना, इसका बेंडिंग भी हो सकता है। सो बेंडिंग होगा कि इन प्लेन आउट प्लेन, दो टाइप ऑफ बेंडिंग रहेगा। सो दैट्स व्हाई द नंबर ऑफ वाइब्रेशनल एक्टिव मोड इज 4, दैट इज सिमेट्रिक स्ट्रेच, एसिमेट्रिक स्ट्रेच एंड बेंडिंग। बेंडिंग में क्या होगा, इन प्लेन आउट प्लेन दोनों टाइप का बेंडिंग हो सकता है। सो दैट्स व्हाई द नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड इज 4 हेयर। एंड इसका एसिमेट्रिक स्ट्रेच जो है वो IR एक्टिव होता है। ओके, सो IR एक्टिव मॉलिक्यूल कौन होगा ये पता चल गया ना कि
कि मान लो कि इसका कोई परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं है, बट इसका डायपोल मोमेंट चेंज होगा कि 0 टू सम वैल्यू में गया, जब आईआर रेडिएशन के साथ इंटरेक्ट किया तो तब ये आईआर एक्टिव हो जाएगा। सो कौन कौन मॉलिक्यूल वाइब्रेशनली एक्टिव नहीं होगा कि वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में रेस्पॉन्स नहीं करेगा, एक्टिव नहीं होगा मीन्स कि रेस्पॉन्स नहीं करेगा ना। होमोडाइन्यूक्लियर मॉलिक्यूल जो है ना, मान लो कि H2, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, these are the homodinuclear molecule. So in the इसका क्या है, न्यू इज इक्वल टू 0 है। ये क्या था ना, डाइऑक्साइड भी लीनियर था, ये भी लीनियर है। यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसीलिए कुछ पॉजिटिव नेगेटिव पोल नहीं क्रिएट हुआ। बट इधर क्या है, इधर पॉजिटिव नेगेटिव पोल क्रिएट तो हुआ था, बट ये इसका जैसे ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए टोटल डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू 0। बट इसका एसिमेट्रिक स्टेज में क्या हो गया कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग हो गया है, कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग हो गया है, इसीलिए इसका कुछ डायपोल मोमेंट जनरेट किया कार्बन मोनोऑक्साइड का केस में। बट जब होमोडाइन्यूक्लियर मॉलिक्यूल होगा लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब केस में क्या होगा ना, ये जब आयन के साथ इंटरेक्ट भी करेगा, ऐसा डेल प्लस डेल माइनस कुछ क्रिएट नहीं होगा, है ना। इसका कुछ भी डायपोल मोमेंट चेंज नहीं होगा, इसका डायपोल मोमेंट इज ऑलवेज इज इक्वल टू 0। दैट्स व्हाई दीस मॉलिक्यूल्स आर, दैट इज होमोडाइन्यूक्लियर मॉलिक्यूल जिसका सेंट्रोसिमेट्री है। तो दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, होमोडाइन्यूक्लियर मॉलिक्यूल इज नॉट आईआर एक्टिव, बट हेटेरोडाइन्यूक्लियर मॉलिक्यूल लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड हेटेरोडाइन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है, तो ये आईआर एक्टिव होगा बिकॉज इसका परमानेंट डायपोल मोमेंट भी है, और ये जब आईआर रेडिएशन के साथ इंटरेक्ट करेगा इसका डायपोल मोमेंट का चेंज भी होगा। सो हेटेरोडाइन्यूक्लियर मॉलिक्यूल इज आईआर एक्टिव, बट होमोडाइन्यूक्लियर मॉलिक्यूल इज आईआर इनएक्टिव, and IR active molecules are those whose dipole moment is changes in time of the interaction of the IR radiation. So these molecules are the IR active molecules. So वीडियो का शुरुआत में ही मैंने बोला था कि वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी से हमको बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में पता चलता है। ओके, तो इन केस ऑफ दैट पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, यहाँ पे क्या है ना, हम बॉन्ड को सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरफ ट्रीट करते हैं। दैट इज बॉन्ड मीन्स कि मान लो कि M1 एंड M2 के बीच में, M1 एंड M2 के बीच में कुछ बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड का जो वाइब्रेशन होगा हम मानते हैं कि ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का रूल फॉलो करके चलेगा। ओके, so the vibrational frequency of a SHO, simple harmonic oscillator, is equal to nu is equal to 1 by 2 pi root over of 1 by 2 pi root over of k by m, where m is the mass. Okay, k is the force constant, k is the force constant, and m is the mass, point mass. तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 by 2 pi root over of k by m। बट इन दैट केस हमारा केस में क्या है, मॉलिक्यूल कंसिडरेड है, तो मॉलिक्यूल में हम बॉन्ड एनर्जी इधर कैलकुलेट करना है ना, बॉन्ड एनर्जी इन टर्म्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स होता है, तो यहाँ पे m की जगह हमको रिड्यूस्ड मास लेना पड़ेगा। यहाँ पे न्यू वाइब्रेशनल इज इक्वल टू होगा 1 by 2 pi root over of k by mu, दैट इज द ये दोनों का कॉम्बिनेशन में जो रिड्यूस्ड मास होता है, न्यू इज इक्वल टू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 जो होता है, तो इसका रिड्यूस्ड मास लेना पड़ेगा। न्यू वाइब्रेशन इज इक्वल टू 1 by 2 pi root over of k by mu। दो एटम के बीच में जो बॉन्ड है, तो बॉन्ड का जो फ्रीक्वेंसी है कि कौन सा फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करेगा, दिस इज इक्वल टू 1 by 2 pi root over of k by mu, पर here also k is equal to force constant which unit is Newton per meter. Okay, Newton per meter. Another concept is that यहाँ पे वाइब्रेशन को मैं कैसे समझाऊँ ना, यहाँ पे क्या है, वाइब्रेट बॉन्ड को एक स्प्रिंग की तरह ट्रीट करते हैं, एक स्प्रिंग। सो ये स्प्रिंग जैसे ऐसे स्ट्रेच भी कर सकते हैं, स्प्रिंग को ऐसे स्ट्रिंग भी कर सकते हैं। तो स्प्रिंग का ऐसा बैक एंड फोर्थ मोशन जैसे रहता है, वैसे मॉलिक्यूल का बॉन्ड का भी बैक एंड फोर्थ मोशन रहता है। ओके, तो ये अगर मेरा इक्विलिब्रियम बॉन्ड लेंथ है कि ये M1 एंड M2 के बीच में इक्विलिब्रियम बॉन्ड लेंथ है, तो ये बॉन्ड ऐसे भी हो सकता है कि ये एक बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो गया है, ये R, और ये क्या हो सकते हैं, ये श्रिंक भी हो सकते हैं, बॉन्ड लेंथ ऐसा हो गया, ये भी R।
सो ये अगर इक्विलिब्रियम बॉन्ड लेंथ है, जैसे स्प्रिंग को हमने स्ट्रेच कर सकते हैं, स्प्रिंग को हमने स्प्रिंग कर सकते हैं, वैसा क्या है ना, हमेशा दो एटम के बीच में जो बॉन्ड है उसका हमेशा ऐसा मोशन रहता है। तो दिस मोशन इज नोन एज द वाइब्रेशनल मोशन। सो दिस वाइब्रेशन का जो फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन है, दिस इज इक्वल टू 1/2 पाई k/म्यू। और इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा ना, इसका पोटेंशियल एनर्जी V इज इक्वल टू होगा हाफ इंटू k इंटू r माइनस r e स्क्वायर, और r इज दिस bond length, that is when it is stretch or when it is string, that bond length is r, and this re is the equilibrium bond length. Okay, so these are the concept, and here क्या है ना, ये क्लासिकल मैकेनिक्स से ही आता है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स से क्या आता है कि इधर अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी V को अगर मैं इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस से प्लॉट करती हूँ, तो इसका एक ऐसा कर्व होगा, V का R के साथ ऐसा कर्व होगा। एंड हियर वाइब्रेशनल लेवल आर नॉट क्वांटाइज्ड अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल मैकेनिक्स, बट क्वांटम मैकेनिक्स क्या बोल रहा है कि ना, वाइब्रेशनल जो डिफरेंट वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है दे आर क्वांटाइज्ड, और दैट द वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल कंटेन्स द वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर। तो श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करने के बाद जो क्वांटम मैकेनिकली जो एनर्जी एक्सप्रेशन आया है वाइब्रेशनल एनर्जी का, दैट इज EV इज इक्वल टू V प्लस हाफ H न्यू, और V is the vibrational quantum number. So according to the classical mechanics, क्या बोल रहा है कि ये कॉन्टिन्यूअम है, इसका कुछ डेफिनिट एनर्जी लेवल नहीं रहेगा। बट क्वांटम मैकेनिक्स क्या बोल रहा है, नहीं, इसका कुछ डेफिनिट एनर्जी लेवल रहेगा, एंड उसका कोरेस्पॉन्डिंग V भी रहेगा कि क्वांटम नंबर। सो अकॉर्डिंग टू दिस देयर आर सम डेफिनिट एनर्जी लेवल। सो क्वांटम मैकेनिक्स के कारण ही हमको ऐसा स्पेक्ट्रोस्कोपी का कि डेफिनिट एनर्जी लेवल है, सो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और एनर्जी एमिट करेगा। We can explain those, that is it has some definite energy level, and it obeys some selection rules to excite to a higher energy state. So here V is equal to 0 से start होता है, 0 1 2 3 ऐसा definite energy levels रहेगा। इसका जो वो energy levels vibrational energy levels में calculate होगा कि, and this V is the vibrational quantum number. ओके, हिंस क्वांटम मैकेनिक्स से हमको मिला कि EV इज इक्वल टू V प्लस हाफ H न्यू, और हियर V इज द वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर जिसका कोई इंटीजर वैल्यू रहेगा 0 1 2 3 दैट्स ऑल। सो इफ वी आर पुटिंग V इज इक्वल टू 0, देन EV0 क्या आएगा ना, 0 प्लस हाफ H न्यू, 0 प्लस हाफ H न्यू, दैट इज इक्वल टू हाफ H न्यू। सो व्हेन the vibrational level is 0, then also it contains some energy, that is EV is equal to half H न्यू। बट रोटेशन के केस में हमने क्या दिखा था कि EJ is equal to क्या था ना, D इंटू J प्लस 1। तो ग्राउंड स्टेट रोटेशनल लेवल जो 0 लेवल है रोटेशन का, J is equal to 0, तब ये क्या होता था, ये 0 होता था। तो रोटेशन का 0 एनर्जी स्टेट में, दैट इज द व्हेन J is equal to 0, कोई रोटेशनल एनर्जी नहीं रहेगा वो मॉलिक्यूल में। बट इन केस ऑफ द वाइब्रेशन मॉलिक्यूल कैन नॉट बी इन द टोटल रेस्ट। In case of the V is equal to 0 also, there are some vibration, and which is equal to half H न्यू, and this is very important, this is known as the 0 point energy, ZPE। तो 0 पॉइंट एनर्जी क्या है ना, 0 पॉइंट एनर्जी वो है कि अगर वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर इज 0, देन ऑल्सो मॉलिक्यूल contains some amount of energy and it vibrates, it cannot be completely at rest, so that energy is known as the 0 point energy. Okay, so when V is equal to 0, then the energy value is the half H न्यू. So this is known as the 0 point energy. So this concept is very important for vibrational spectroscopy कि 0 point energy it contains some 0 point energy.
that's all for today student. In the next lecture I will continue from here. So thank you for watching. If you like my videos, please do subscribe my channel. Thank you once again. Namaskar. Jai Hind.